नेक्स्ट टॉपिक है लाइन फोकस प्रिंसिपल। लाइन फोकस प्रिंसिपल क्या होता है? देखिए, लाइन फोकस प्रिंसिपल को समझने से पहले आपको एक टर्म समझनी है, फोकल स्पॉट। फोकल स्पॉट क्या होता है? देखो, ये आपका एनोड है, ये कैथोड है। इस कैथोड से इलेक्ट्रॉन स्ट्रीम आती है और एनोड पर आकर बॉम्बार्डमेंट करती है। किस क्या करती है? एनोड पर आकर बॉम्बार्डमेंट करती है। आपका एनोड की सरफेस तो इतनी बड़ी थी, यहां से लेके यहां तक। अगर आपको इसको सामने से देखोगे तो आपको मान लो ये एक रेक्टेंगुलर या एक स्क्वायर शेप की स्ट्रक्चर दिख रही है, आपको इस तरह से थी। लेकिन आपने इलेक्ट्रॉन बॉम्बार्डमेंट तो सिर्फ इतने से एरिया पर ही की है, और अगर आप इसको फ्रंट से देखोगे तो आपको मान लो आपने इतने एरिया पर इलेक्ट्रॉन की बॉम्बार्डमेंट की है। तो टारगेट सरफेस तो कितनी थी? टारगेट सरफेस तो इतनी है, खूब सारी बड़ी है, लेकिन इलेक्ट्रॉन आपके इतने एरिया पर टारगेट पर आकर गिरे हैं। तो फोकल स्पॉट क्या होता है? फोकल स्पॉट टारगेट सरफेस का वो एरिया जहां पर इलेक्ट्रॉन स्ट्रीम आकर गिरती है, वो क्या कहलाता है? फोकल स्पॉट कहलाता है। क्या कहलाता है? फोकल स्पॉट। यानी आपकी टारगेट सरफेस का वो एरिया जिस पर इलेक्ट्रॉन आकर गिरते हैं, उस एरिया को हम क्या कहते हैं? फोकल स्पॉट कहते हैं। फोकल स्पॉट की जो इसकी वैल्यू होगी उसका क्या होगा? उसमें क्या आ रहा है? एरिया आ रहा है, यानी इसकी वैल्यू मीटर या मिलीमीटर स्क्वायर या सेंटीमीटर स्क्वायर में होगा, यानी एरिया को हम एरिया को मेजर कर रहे हैं। तो फोकल स्पॉट क्या कहते हैं? टारगेट सरफेस का वो एरिया जहां पर कैथोड से इलेक्ट्रॉन आकर बॉम्बार्डमेंट करते हैं, फोकल स्पॉट कहलाता है। वो क्या कहलाता है? फोकल स्पॉट कहलाता है। अब आप देखो, इस फोकल स्पॉट के ऊपर मान लो एक और टारगेट बना देता हूं, इसके ऊपर ये इतनी सी दूरी पर इलेक्ट्रॉन आ गिरे। तो अगर आपने एक्सरे बीम को फोकसिंग कप से ज्यादा फोकस कर दिया और ये इलेक्ट्रॉन बीम आकर एक छोटे से एरिया पे गिर रही है, तो मैंने आपको बताया था या नहीं भी बताया होगा कि ना, अब सुन लो, आपको बताता हूं। एक्सरे जो कैथोड से खूब सारे इलेक्ट्रॉन आते हैं, यहां पे मान लो 1000 इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, तो इनके 99% इलेक्ट्रॉन तो क्या होते हैं? हीट में कन्वर्ट हो जाते हैं। इन 99% इलेक्ट्रॉन की जो काइनेटिक एनर्जी होती है, गतिज ऊर्जा होती है, वो क्या होती है? हीट में कन्वर्ट हो जाती है। केवल 1% या उससे भी बहुत कम एक्सरे इलेक्ट्रॉन्स की काइनेटिक एनर्जी सिर्फ किस में कन्वर्ट हो पाती है? एक्सरेज में कन्वर्ट हो पाती है। किस में हो पाती है? एक्सरेज में। यानी जितने इलेक्ट्रॉन आते हैं उनमें 99% इलेक्ट्रॉन्स जो हीट एनर्जी के रूप में परिवर्तित, उष्मा के रूप में परिवर्तित हो जाते हैं, हीट में परिवर्तित हो जाते हैं। बाकी 1% से भी कम इलेक्ट्रॉन्स होंगे, वो किस में कन्वर्ट हो पाते हैं? एक्सरेज के अंदर कन्वर्ट हो पाते हैं। इस कारण इतनी ज्यादा हीट यहाँ पे उत्पन्न हो रही है। तो अगर आपने इस जो इलेक्ट्रॉन्स है या फोकल स्पॉट है, इनको एक छोटे से एरिया पे बॉम्बार्डमेंट किया, तो यहाँ पर खूब सारी एनर्जी यहाँ पे फैलेगी, और उस एनर्जी के कारण क्या होगा? इस टंगस्टन टारगेट के पिघलने की संभावना ज्यादा होगी। इसका मतलब आपको कोशिश करनी चाहिए कि फोकल स्पॉट बड़े से बड़ा हो, ताकि इलेक्ट्रॉन फिक्स है, यहां पे भी उतने इलेक्ट्रॉन यहां पे ही, लेकिन उन जितने इलेक्ट्रॉन थे उनको फैलने के लिए अपने ज्यादा जगह दे दी, तो आप जो हीट एनर्जी उत्पन्न हुई है उसको फैलने के लिए जगह ज्यादा मिल गई। तो इस आपके जो टारगेट सरफेस है, इसके पिघलने की संभावना कम होगी, बहुत ही कम होगी इसके पिघलने की संभावना। इसलिए आपको क्या करना चाहिए? फोकल स्पॉट बड़े से बड़ा रखना चाहिए। लेकिन अगर आपने फोकल स्पॉट बड़ा ले लिया, जैसे एक ये छोटा फोकल स्पॉट है और एक ये बड़ा फोकल स्पॉट है, मैं आपको दो, इससे आप इमेज बना रहे हो और इससे इमेज बना रहे हो, तो देखो, इससे अगर आप इमेज बना रहे हो तो यहां पे आपकी जो न्यूमरा बनेगी, और यहां पर आपकी न्यूमरा बनेगी। इसमें न्यूमरा ज्यादा बड़ी है, इसमें न्यूमरा छोटी सी है। तो फोकल स्पॉट जितना छोटा होगा उतनी क्या होगी? आपकी इमेज की जो शार्पनेस है वो ज्यादा अच्छी होगी, इमेज में आपको डिटेल ज्यादा अच्छे से नजर आएगी। ये अम्रा न्यूमरा छाया प्रतिछाया क्या होती है, अपन आगे डिटेल से बढ़ेंगे। अभी आप इतना देखो कि फोकल स्पॉट पिन पॉइंट होगा या छोटा होगा, तो उतनी क्या होगी? आपकी इमेज की क्वालिटी ज्यादा अच्छी होगी, इमेज की शार्पनेस ज्यादा होगी, इमेज के अंदर ज्यादा डिटेल होगी। तो यहां पर दो विरोधाभासी वाली चीजें आ गई। क्या आ गई? अगर आप फोकल स्पॉट बड़ा रखते हो तो टारगेट के पिघलने की संभावना कम होती है, और अगर आप फोकल स्पॉट छोटा लेते हो
तो टारगेट तो इमेज क्या आती है, ज्यादा क्लियर आती है। इस कॉन्फ्लिक्ट को सुलझाने के लिए एक रूल्स, एक प्रिंसिपल दिया गया जिसे हम कहते हैं लाइन फोकस प्रिंसिपल। ये कब दिया गया था? 1918 में दिया गया था। ये कब दिया गया था? 1918 में एक लाइन फोकस प्रिंसिपल इंट्रोड्यूस किया गया, जिसके द्वारा इस विवाद को खत्म किया गया था। रे कैसे किया गया? देखो मैं आपको बताता हूं। ये आपकी, ये क्या है? कैथोड है। इस कैथोड से इलेक्ट्रॉन बीम आ रही है, ये इलेक्ट्रॉन बीम कैथोड से आ रही है। ओके, ये आपकी टारगेट सरफेस है। ये टंगस्टन का डिस्क, कल पढ़ेंगे अपन इसको डिटेल से। ये टंगस्टन की डिस्क हो गई, ये टारगेट सरफेस हो गई। अब आप देखो फोकल स्पॉट है। ये वाला एरिया क्या कहलाता है? ये फोकल स्पॉट है। इस फोकल स्पॉट की साइज और शेप को कौन निर्धारित करता है? इस फोकल स्पॉट की साइज और शेप को सिर्फ एक चीज निर्धारित करेगी, इलेक्ट्रॉन बीम है। इस इलेक्ट्रॉन बीम की साइज और शेप निर्धारित करती है। कौन करती है? ये फोकल स्पॉट है, इसकी साइज और शेप को इलेक्ट्रॉन बीम की साइज और शेप निर्धारित करती है। और इस इलेक्ट्रॉन बीम की साइज और शेप को कौन निर्धारित करता है? इस इलेक्ट्रॉन बीम की साइज और शेप को तीन चीजें निर्धारित करती है। सबसे पहला, डायमेंशन ऑफ फिलामेंट। आपका फिलामेंट कितना बड़ा है? अगर आपका फिलामेंट ज्यादा बड़ा होगा तो आपकी एक्सरे बीम की लेंथ भी ज्यादा बड़ी होगी, होगी कि नहीं होगी? दूसरा, कंस्ट्रक्शन ऑफ फोक्सिंग कप। आपके फोक्सिंग कप की कंस्ट्रक्शन कैसी है? फोक्सिंग कप कैसा बना हुआ है? अगर फोक्सिंग कप सर्कुलर है तो आपकी एक्सरे बीम निकलेगी वो सर्कुलर निकलेगी। अगर आपका फोक्सिंग कप रेक्टेंगुलर है तो एक्सरे बीम रेक्टेंगुलर होगी। यानी फोक्सिंग कप के कंस्ट्रक्शन उसकी बनावट पर भी डिपेंड करेगा, आपकी एक्सरे बीम की शेप कैसी होगी। और इसके अलावा तीसरा है पोजीशन ऑफ फिलामेंट ऑन फोक्सिंग कप। आपकी जो आपका जो फिलामेंट है इसकी फोक्सिंग कप में पोजीशन क्या है? जैसे ये फोक्सिंग कप है, इसके अंदर फिलामेंट या तो यहां पर है या जस्ट मिड में है या इस साइड में है, या अगर आपका रेक्टेंगुलर, अगर इस शेप के अंदर आपका जो फोक्सिंग कप है उसके अंदर आपका फिलामेंट कहां पर स्थित है? सीधा स्थित है, डायगोनल स्थित है, किस तरीके से है? तो ये चीजें क्या डिसाइड करती है? ये एक्सरे बीम की साइज और शेप का निर्धारण करती है। क्या करती है? एक्सरे बीम की साइज और शेप का निर्धारण करती है। इसके लिए हम क्या करते हैं? हम आपका जो ये एनोड है, इस एनोड को थोड़ा सा इंक्लाइन कर देते हैं। थोड़ा सा क्या कर देते हैं? झुका देते हैं। इसको थोड़ा सा इंक्लाइन कर दिया या झुका दिया। इस झुकाव को हम बोलते हैं एनोड एंगल। क्या बोलते हैं इसको हम, जैसे इसको थीटा है तो यहां पे इसको हम बोलेंगे एनोड एंगल। डायग्नोस्टिक रेडियोलॉजी में ये 6 से लेके 20 डिग्री तक होता है। डायग्नोस्टिक रेडियोलॉजी में कितना होता है? 6 से 20 डिग्री तक। हमने क्या कहते हैं इसको, जो इलेक्ट्रॉन बीम है उसके परपेंडिकुलर हमने टारगेट सरफेस को रखा था, उसको क्या करते हैं? हमने इसको हॉरिजॉन्टल की ओर थोड़ा सा इंक्लाइन कर दिया, थोड़ा सा झुका दिया। हमने लगभग कितना 6 से 20 डिग्री डायग्नोस्टिक रेडियोलॉजी में रखते हैं। इस झुके हुए कोण को हम बोलते हैं एनोड एंगल। हम इसको क्या बोलते हैं? एनोड एंगल इसको बोलते हैं। तो देखो इस झुकी हुई सरफेस के कारण इस झुकी हुई सरफेस का क्या इफेक्ट पड़ता है मैं आपको बताता हूं। देखो ये आपका क्या है? एक्चुअल फोकल स्पॉट। अगर आप इसको इस साइड से देखोगे तो ये क्या है? एक्चुअल फोकल स्पॉट। और यहां से एक्सरे बीम नीचे की ओर जाएगी। अगर आप इस साइड से अगर एक्सरे बीम को देखते हो, इधर से देखते हो आपको, तो ये फोकल स्पॉट आपको क्या दिखेगा? एपेरेंट और इफेक्टिव फोकल स्पॉट। ये क्या होगा? एपेरेंट और इफेक्टिव फोकल स्पॉट, या इसको प्रोजेक्टेड फोकल स्पॉट भी कह देते हैं। इसे हम क्या कहते हैं? प्रोजेक्टेड फोकल स्पॉट भी कहते हैं। तो देखो जब आप इसको इधर से देखोगे, यानी इलेक्ट्रॉन्स ने बॉम्बार्डमेंट की है, तो इलेक्ट्रॉन्स ने बॉम्बार्डमेंट इस एरिया पे की है।
ये क्या हो गया, ये एक राइट ट्राइंगल हो गया, एक समकोण त्रिभुज हो गया। इस राइट ट्राइंगल का ये क्या है, ये इसका हाइपोटेन्यूस या इसका कर्ण हो गया। तो आपको पता है कर्ण सबसे बड़ी भुजा होती है, तो इतनी लंबी दूरी के ऊपर इलेक्ट्रॉन्स आकर बॉम्बार्डमेंट करेंगे तो आपका जो एक्चुअल फोकल स्पॉट है, जहां पर इलेक्ट्रॉन को ज्यादा से ज्यादा दूरी पर फैला के रखना चाहिए, अभी हमने देखा था, ताकि जो हीट लिबरेट हो, निकले, उसको फैलने के लिए ज्यादा जगह मिले। तो आपका एक्चुअल फोकल स्पॉट है वो बढ़ गया। क्यों बढ़ गया? क्योंकि हमने इसको स्लांटेड कर दिया, थोड़ा सा इसको झुका दिया। झुकाने से क्या होगा, आपकी जो बॉम्बार्डमेंट की सरफेस बढ़ गई। लेकिन एक्सरे बीम नीचे से की ओर इस साइड से आओ, देखोगे इधर से निकल रही है, इधर से देखोगे तो आपको फोकल स्पॉट क्या होगा, सिर्फ छोटा सा नजर आएगा, इधर से निकल आएगा। तो इसे क्या कहते हैं, एपेरेंट या आभासी या इफेक्टिव फोकल स्पॉट। प्रभावी फोकल स्पॉट भी यही है और प्रोजेक्टेड फोकल स्पॉट भी कहते हैं। तो इससे दोनों काम हो गए। क्या हो गए, आपको इलेक्ट्रॉन्स को फैलने के लिए ज्यादा सरफेस मिल गई, एक्चुअल फोकल स्पॉट हो गया, और एक्सरे बीम एक छोटे से पिन पॉइंट एरिया से निकलती हुई प्रतीत हो रही है। तो आपको क्या हो गया, उससे क्या होगा, आपको इमेज की डिटेल भी ज्यादा अच्छी मिलेगी। तो यहां पे दोनों समस्याओं का समाधान हो चुका है। मैंने बताया ये आपका क्या है, ये एनोड एंगल थीटा है। इसको अगर मैं यहां पे ले लूं तो ये थीटा है, तो ये भी थीटा होगा। थीटा होगा तो ये क्या है, ये मैं इसको बाहर ले लेता हूं, ये ऐसे हो गया, ये थीटा है, ये लंब हो गया, और ये वो सरफेस है जहां पर इलेक्ट्रॉन आकर गिर रहे हैं, ये वाली सरफेस। तो ये आपका क्या है, एक्चुअल फोकल स्पॉट, और ये वो सरफेस है जहां से एक्सरेज बाहर निकल रही है, ये वाला। तो और ये क्या है, ये कर्ण हो गया। तो आपको पता है साइन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, लंब बटे कर्ण होता है, या परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस। ओके, तो यहां देखो, अगर आपको क्या चाहिए, ये वाला जो प्रोजेक्टेड फोकल स्पॉट है, ये आपको छोटे से छोटा चाहिए, यानी L इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, K इंटू साइन थीटा। यानी थीटा बढ़ने के साथ साथ क्या होगा, आपका ये भी बढ़ता चला जाएगा, प्रोजेक्टेड फोकल स्पॉट भी बढ़ता चला जाएगा। थीटा बढ़ने के साथ साथ आपका प्रोजेक्टेड फोकल स्पॉट भी बढ़ता चला जाएगा। तो अगर आप थीटा की वैल्यू अगर 16.5 डिग्री या थीटा इज इक्वल टू 20 डिग्री लोगे, तो साइन 16.5 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, और साइन 20 डिग्री की वैल्यू होती है, इसकी तो होती है 2.84। एक मिनट में देख के बता देता हूं। यानी देखो साइन 16 की वैल्यू ये हो गई, साइन 20 डिग्री की वैल्यू ये हो गई। यानी थीटा इंक्रीज होने से आपका जो फोकल स्पॉट होगा उसकी वैल्यू क्या होगी, बढ़ती जाएगी। उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, बढ़ती जाएगी। तो अगर आपको ये दे 0 डिग्री, 16.5 डिग्री और 20 डिग्री, और आपसे पूछे फोकल स्पॉट का ऑर्डर क्या होगा, फोकल स्पॉट साइज का, तो सबसे ज्यादा साइज फोकल स्पॉट की किसमें होगी रे, 20 डिग्री वाले में सबसे ज्यादा होगी। और आपको तो क्या होता है, कम लेना होता है, इसलिए अपने को क्या करना पड़ेगा, इसकी जो स्लांटेड सरफेस है, इसको एंगल को आपको कम से कम रखना है, जितना कम से कम रख सको। लेकिन एक रेंज से ज्यादा कम इसको नहीं रख सकते, एक रेंज से ज्यादा कम इसको क्या कर सकते हैं, नहीं रख सकते। तो डायग्नोस्टिक रेडियोलॉजी में 15 डिग्री से 20 डिग्री के मध्य एनोड एंगल को रखा जाता है। कितने से कितने डिग्री के मध्य रखा जाता है, 15 से 20 डिग्री के मध्य एनोड एंगल को रखा जाता है। और जो एक्सरे ट्यूब के ऊपर अगर आप देखोगे, आपको एक्सरे ट्यूब पर एक रेपर लगा हुआ, उस पर आपको फोकल स्पॉट साइज लिखी हुई दिखी होगी, तो उसके अंदर जो फोकल स्पॉट होगा वो सदा एपेरेंट या प्रोजेक्टेड फोकल स्पॉट के टर्म में लिखी हुई होती है, न कि एक्चुअल के। जो आपको फोकल स्पॉट साइज दी होगी वो ये वाली साइज दी हुई होती है उसके अंदर, जो आपको 0.2 मिलीमीटर, 0.3 मिलीमीटर, 0.1 मिलीमीटर, इस तरीके से इस साइज के अंदर आपको दिए गए होंगे। तो ये लाइन फोकस प्रिंसिपल का चैप्टर कंप्लीट है।